चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। बलिदान स्तंभ आपको लिए चलते हैं, जहां पर जम्मू में आज 1971 के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की पाकिस्तान को साफ चेतावनी है और भारत के साथ युद्ध का अभी तक पूरी तरह से आप देखिए कैसे यहां पर दुस्साहस करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब यहां उपराज्यपाल की तरफ से बड़ी चेतावनी जारी कर दी गई है कि भारत के साथ दोबारा युद्ध यहां न करने का दुस्साहस बिल्कुल भी पाकिस्तान को नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि उपराज्यपाल ने कहा कि अब दोबारा यहां पंगा लेना भारी पड़ सकता है। उपराज्यपाल ने 1971 की जंग के शहीदों को भावनी श्रद्धांजलि दी और लगातार देखिए बलिदान स्तंभ में किस तरह से श्रद्धांजलि समारोह वहां पर रखा गया है। भारत के साथ युद्ध का भी कभी भी ना करे दुस्साहस, इस तरह से चेतावनी जारी की गई है। साफ तस्वीरें आपको बलिदान स्तंभ से दिखा रहे हैं, जहां पर उपराज्यपाल पहुंचे हुए हैं और साथ ही साथ पूरे देश के अंदर आज 1971 में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। और आपको यह भी बताते चले कि 1971 युद्ध में स्वर्णिम विजय पर्व के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी आज यहां नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर 1971 के युद्ध में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। और पीएम मोदी ने पिछले साल इसी दिन यहां 4 स्वर्णिम विजय मशालों को भी प्रज्वलित किया था। लेकिन अब आपको पूरी तरह से तस्वीरें जो हैं वो जम्मू के बलिदान स्तंभ से दिखा रहे हैं, जहां पर उपराज्यपाल पहुंचे हुए हैं और 1971 के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। लेकिन दो टुक यहां पर पूरी तरह से चेतावनी जारी करने की भी कोशिश की गई उपराज्यपाल की तरफ से। उनकी तरफ से साफ कह दिया गया है कि दोबारा से युद्ध करने का दुस्साहस नहीं करना चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और उपराज्यपाल ने यहां साफ शब्दों में कहा है कि अब दोबारा पंगा लेना भारी पड़ सकता है। लेकिन क्या कुछ वहां पर कहना था, और देखिए। आज जवानों ने किया है, हमारे वीर जवानों की जो क्षमता है वो इस बात का प्रमाण है कि हम इन मूल्यों की रक्षा के लिए कृत संकल्प हैं। और अगर जरूरत पड़ी तो मुझे पूरा भरोसा है कि जो कर्तव्य में हुआ था वैसी घटना दोहराने में हमारे सेना के बहादुर जवान कभी पीछे नहीं रहेंगे। हमें बारंबार पूरे विश्व का ध्यान अपने पड़ोसी मुल्क द्वारा चलाए जा रहे आतंक की फैसले की तरफ आकर्षित किया है। उसकी बर्बरता जम्मू कश्मीर के निर्दोष नागरिकों पर किए जा रहे अमानवीय अत्याचार की कहानियां संपूर्ण विश्व जानता है। जिस देश की नीति में आतंक हो वो मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है। 1947 हो, 1965 हो, 1971 और 1991 की करारी शिकस्त के बावजूद आज भी हमारा पड़ोसी मुल्क छद्म युद्ध के सहारे इस पवित्र मिट्टी को अस्थिर करना चाहता है। आज ये अवसर मैं पूरे यकीन के साथ कहना चाहूंगा उसकी इस नापाक साजिश को हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। और आतंकवाद को समूह नष्ट करने के लिए हमारे बहादुर जवानों का जो फंड है, हमारे सीएफ और पुलिस के जवानों का जो फंड है, वो निश्चित रूप से अंतिम मुकाम तक पहुंचेगा। मैं सभी बहादुर जवानों को पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि आपके सभी प्रयासों और विजय अभियानों से इस देश का गौरव सदैव बढ़ता रहे। फिर से एक बार मैं उन जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिजनों को नमन करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। तो चलिए अब आपको लिए चलते हैं कश्मीर, जहां पर दिखा देते हैं कि एनकाउंटर के बाद किस तरह से बड़ी कार्रवाई को अंजाम भी दिया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, श्रीनगर के जेवर में पुलिसकर्मियों पर हमले के बाद आतंकियों की अब यहां शामत आ गई है और कश्मीर में लगातार 5वें दिन सुरक्षा बलों का प्रहार जारी है। आज कुलगाम में लश्कर तैयबा के 2 आतंकवादियों का खात्मा किया गया। रात भर चले ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी यहां पर हाथ लगी है। और इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार आप देखिए, कुलगाम में हमला किया जाता है और उसके बाद आतंकियों पर किस तरह से नकेले कसी जा रही है वो भी सबके सामने, क्योंकि आज कुलगाम में लश्कर तैयबा के 2 आतंकवादियों को खदेड़ा गया है, मौत के घाट उतारा गया। लेकिन साथ ही साथ ये भी समझिए कि पूरी तरह से अब पुलिसकर्मी किस तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, ये देखने वाली बात है, क्योंकि हमले के बाद आतंकियों की अब यहां शामत आ चुकी है और उसी को मद्देनजर रखते हुए पुलिस भी पूरी तरह अलर्ट पर है और कार्यवाही पर कार्यवाही को अंजाम दिया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट कुलगाम से देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए 2 आतंकवादियों का खात्मा किया गया है और साथ ही साथ ये भी देखिए कि अब पुलिस किस तरह से सक्रिय मोड में नजर आ रही है और इन लोगों पर नकेले कसने का काम पूरी तरह से शुरू कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट श्रीनगर के जेवन इलाके से सामने आ रही है, जहां पर
पुलिसकर्मी अब पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी आपको बताते चले कि लगातार आप देखिए किस तरह से तस्वीरें भी आपको दिखाई जा रही हैं। एनकाउंटर वहां पर चल रहा था जहां बड़ी सफलता पुलिस कर्मियों को हाथ लगी है, सुरक्षा बलों को हाथ लगी है। और साथ ही साथ ये भी समझिए कि जिस तरह कुलगाम मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों का सफाया कर दिया गया, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी थी। और दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के रेडवानी वाला इलाका है जहां पर देर रात तक मुठभेड़ चल रही थी और यहां 2 आतंकवादियों को खदेड़ा गया है और शिनाख्त भी की जा रही है। लेकिन जवान पूरी तरह से मोर्चे पर डटे हुए हैं और अभियान अभी भी जारी है। इससे पहले यहां पर आपको बताते चले कि कल भी दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के मोस्ट वांटेड दहशतगर्द फिरोज अहमद डार को मार गिराया। और फिरोज अहमद की अगर बात करें तो 2017 में यह सक्रिय था, कई आतंकी वारदातों को अंजाम दिया चुका था। यानी जितनी भी 2017 में आतंकी गतिविधियां हुई उसमें यह शामिल था, जिसे मौत के घाट उतारा गया। और अब यहां A+ कैटेगरी का यह आतंकी इलाके में 2017 से ही सक्रिय देखा जा रहा था, जिसके बाद पूरी तरह से यहां पर सुरक्षा बलों ने नकेल कसी। और अब जिस तरह से पुलिसकर्मी लगातार ताबड़तोड़ हमले आतंकियों पर करते हुए नजर आ रहे हैं, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हामिद हमारे संवाददाता कुलगाम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हामिद, इस वक्त क्या कुछ अपडेट है? आपको बताता चलूं कि ये रात के वक्त एक सर्च ऑपरेशन चालू हुआ था जहाँ पे कार्डन किया गया। वहीं पे आर्मी को वहाँ पे 3 आतंक के छुपे होने की इत्तला थी, जहाँ पे बाद में वो 10 बजे के करीब वहाँ पे इनकाउंटर शुरू हो गया। और इनकाउंटर के दौरान एक की मौत वाक़ा हुई और दूसरा 11 बजे तक उसकी भी मौत वाक़ा हुई, जहाँ पे इलाके से अभी फौज ने वहाँ पे छोड़ दिया। इनकाउंटर साइट जो है उसने छोड़ दिया है। अभी वहाँ पे पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? हामिद, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी, पुलिस की तरफ से अब क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि बताया गया है कि आतंकियों की शामत आ चुकी है, पुलिस एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। हाँ, ऐसा बता सकते हैं कि हम कि पुलिस भी पूरी तरह से मुतहरिक हुई है इस बारे में कि जहाँ पे भी कहीं पे भी मिलिटेंट्स की छुपे होने की उनको इत्तला मिलती है तो वहाँ पे वो कारण किया जा रहा है, इनकाउंटर किए जा रहे हैं। साउथ कश्मीर की अगर हम बात करें, कई सारे इनकाउंटर्स हुए हैं कुलगाम में भी और कुलगाम के आसपास जितने भी गांव हैं वहाँ पे इनकाउंटर्स हुए हैं। कई मिलिटेंट्स अभी तक मारे गए हैं। ऐसा लगता है कि पूरी तरह से मुतहरिक हुई है कि जहाँ पे ये मिलिटेंट्स का सफाया करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। चलिए हामिद, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि हामिद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से कुलगाम में आतंकी गतिविधि देखने को मिली थी और साथ ही साथ सुरक्षा बलों ने भी कमर कसी और 2 आतंकवादियों को यहां पर खदेड़ दिया गया। और आगे की कार्यवाही में भी यहां पुलिस लगातार जुटती हुई नजर आ रही है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको एक और खबर श्रीनगर से ही दिखाएंगे। चिल्ले कलां की तरफ से बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है, क्योंकि चिल्ले कलां से पहले ही ठंड से ठिठुरने लगी है कश्मीर घाटी। और गुलमर्ग में भी बीती रात -10 दर्ज किया गया है टेम्परेचर। और साथ ही साथ गुलमर्ग में ठंड से जमने लगा है जल स्रोतों का पानी और मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं गुलमर्ग पहुंचने वाले पर्यटक। इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार आप देखिए मौसम के हवाले से देखने को मिल रही है, जहां पर गुलमर्ग, जो कि अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है जम्मू कश्मीर के अंदर, और बर्फबारी का सिलसिला वहां पर शुरू हो चुका है। काफी हद तक बर्फबारी वहां पर हुई है। और साथ ही साथ चिल्ले कलां की अगर बात करें तो उससे पहले ही कहीं न कहीं कश्मीर घाटी अब ठंड से ठिठुर रही है। और गुलमर्ग में बीती रात -10 तापमान जो है वो दर्ज किया गया है। लेकिन वहां पर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, इस पर जानकारी लेना बहुत जरूरी है। गुलमर्ग में अंदर बताना बहुत जरूरी, क्योंकि जिस तरह से जल स्रोत भी अब यहां कहीं न कहीं बर्फ की चादर के नीचे दबते हुए नजर आ रहे हैं। और साफ तस्वीरें भी आपको देख रहे हैं किस तरह से खूबसूरती का नजारा जो है वो गुलमर्ग के अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है। हर तरफ बर्फबारी यहां पर देखने को मिल रही है और बर्फ की वजह से खूबसूरती को 4 चांद लगते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि गुलमर्ग में बीती रात से ही पूरी तरह -10 यहां टेम्परेचर पहुंच चुका है। तो गुलमर्ग के अंदर ठंड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन बाहर से जो पर्यटक हैं वो भी यहां पहुंचना शुरू हो चुके हैं और पूरी तरह खूबसूरती का नजारा लूटते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन टूरिज्म विभाग की तरफ से क्या कुछ वहां पर काम किया गया, क्या मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, या फिर पूरी तरह से प्रशासन ने कमर कसी हुई है, इसी पर जानकारी भी लेंगे। लगातार आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, किस तरह से खूबसूरत नजारा
देखने को मिल रहा है गुलमर्ग के अंदर, क्योंकि बर्फबारी होने के बाद गुलमर्ग और ज्यादा खूबसूरत हो चुका है। क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर की बात करें तो गुलमर्ग एक खूबसूरत इलाके के नाम से जाना जाता है, जहां पर बाहर से लोग पहुंचते हैं और खूबसूरती को निहारते हैं। लेकिन प्रशासन के दावों की कितनी वहां पर पोल खुल रही है, कितने दावे सही साबित हो रहे हैं, इस पर भी जानकारी लेंगे। साफ तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, बाहर से भी पर्यटक वहां पर पहुंचे हुए हैं, खूबसूरती का नजारा ले रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी बताते चले कि चिल्ले कला से पहले ही, क्योंकि चिल्ले कला के बाद ही ज्यादातर ठंड जो है वो देखने को मिलती है, बर्फबारी का सिलसिला होता है, लेकिन उससे पहले ही अब आप देखिए गुलमर्ग का नजारा कहीं ना कहीं बदला बदला सा नजर आ रहा है, जहां पर पर्यटन विभाग पूरी तरह से दावा पेश करता हुआ नजर आता है। लेकिन पर्यटक किस तरह से वहां पर पहुंच रहे हैं, कितना सुविधाओं का अभाव है या फिर सुविधाएं दी जा रही हैं, इस पर बातचीत करेंगे। क्योंकि गुलमर्ग के अंदर ठंड की वजह से काफी परेशानियां भी लोगों को झेलनी पड़ सकती हैं, क्योंकि आए दिन आरोप भी लगाए जाते थे। लेकिन अब देखना यह होगा कि गुलमर्ग के अंदर लगातार सूरत हाल जो है वो किस तरह से बने हुए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इशफाक डार गुलमर्ग से जुड़ चुके हैं। इशफाक, खूबसूरती का नजारा तो देखते ही बन रहा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजामात वहां पर किए गए हैं? जी बिल्कुल आशा, मैं आपको बताएं कि सेहत इम्काम गुलमर्ग की अगर बात करें, क्योंकि अगरचे महकमा मौसमियात ने चंद रोज पहले यहाँ पर 14 और 15 तारीख को घाटी में हल्की से दरमियाने दर्जे की बर्फबारी की पेशन गोई की थी। वहीं अगर हम बात करें कि आज सेहत इम्काम गुलमर्ग के द्रंग में जो है यहाँ पर जो है -10 डिग्री सेल्सियस जो है रिकॉर्ड किया गया। और ये नजारे जो है ये सेहत इम्काम द्रंग के नजारे इस वक्त हमारे नाज़रीन जो है लाइव देख रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर प्रशासन की बात करें यहाँ पर गुलमर्ग जाने वाले गुलमर्ग की तरफ जितने भी सैयाह आ रहे हैं, क्योंकि अगर सेहत इम्काम गुलमर्ग की बात करें, जब से यहाँ पर जो है कोविड में थोड़ी सी यहाँ पर रियायत मिली है, तो यहाँ पर काफी तादाद में कैमरा घुमा दीजिए, थोड़ा सा खूबसूरती का नजारा हमारे दर्शकों को दिखाइए, क्योंकि गुलमर्ग अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। बिल्कुल, ये नजारे जो है ये सेहत इम्काम द्रंग के नजारे हैं, जो हमें नाज़रीन जो है बराह रास्त सेहत इम्काम गुलमर्ग से जो है देख सकते हैं कि किस तरह के नजारे यहाँ पर है। लेकिन हम अपने नाज़रीन को ये बताएं कि जो भी पर्यटक घाटी की तरफ आ रहे हैं, उन्हें यहाँ पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये कहा गया कि उन्हें जो है पहले कोरोना का टेस्ट जो है RT-PCR जो रेड जो टेस्ट किया जाता है वो उन्हें करना पड़ेगा, उसके बाद ही उन्हें गुलमर्ग की तरफ यहाँ पर अलाउ किया जाए। क्योंकि काफी सरद तरीन रातें आज गुजरी हैं और ये नजारे जो है ये सेहत इम्काम गुलमर्ग के नजारे जो है ये यहाँ से देख रहे हैं हमारे नाज़रीन। प्रशासन की तरफ से दावा भी पेश किया गया था कि बर्फबारी सिलसिला जब शुरू होता है उससे पहले ही कमर कस ली जाएगी और ग्राउंड जीरो तक पहुंचने की कोशिश होगी, हर एक सुविधा वहां पर फराहम कराई जाएगी। क्या कराई गई है अभी तक? बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि आपने सही कहा कि अगर हम इंतजाम की बात करें, यहाँ पर सेहत इम्काम गुलमर्ग की बात करें, यहाँ पर कल ही यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस और यहाँ पर सिविल इंतजाम की तरफ से एक मॉक ड्रिल किया गया और यहाँ पर एक प्रोग्राम चलाया गया कि अगरचे सेहत इम्काम गुलमर्ग में आज या परसों बर्फबारी हुई है, तो बर्फबारी के होते ही यहाँ पर बादत जितने भी व्हीकल गुलमर्ग की तरफ जाएंगे उन्हें पहले यहाँ पर बादत और जंजीर टायरों में जंजीर बांधनी पड़ेगी, उसके बाद ही उन्हें गुलमर्ग जाने की इजाजत दी जाएगी। लेकिन अब अगर यहाँ पर बर्फबारी होती है, हम ये कहेंगे कि सैयाहों के साथ साथ यहाँ पर आम नागरिकों का भी ख्याल रखना चाहिए इंतजाम को, ताकि इंतजामिया को जो है यहाँ पर जो आम लोग हैं उनकी सुविधा के लिए आगे आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर बेशतर इलाके जो है वहां पर जो है सड़कें जो है बर्फ से ढकी रहती है। उनके हवाले से ये इंतजामिया को सोचना चाहिए कि सबसे पहले सैयाहों के साथ साथ भी आम लोगों का खास ख्याल रखा जाए, तब जाके ये सारा इंतजामिया का प्रोग्राम जो है ये हम समझेंगे ये ठीक तरीके से चल रहा है। चलिए इशफाक, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा गुलमर्ग से हमारे साथ इशफाक डार हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से इंतजामियात को पूरी तरह काम करने की जरूरत है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से काम कर रही है, प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है, ये देखने वाली बात है। क्योंकि बाहर से आने वाले लोगों के लिए तो यहाँ सुख सुविधाएं रखी जा रही हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, स्थानीय लोग हैं, उनकी भी समस्याओं की तरफ नजर गड़ाना बहुत जरूरी है और काफी हद तक यहाँ काम करने की जरूरत है। आगे बढ़ जाएंगे, जिला रामबन आपको लिए चलते हैं, जहां पर आपको बताते चले कि मूलभूत सुविधाएं किस तरह से दी जा रही हैं, वो दिखा देते हैं। रामबन में एक सड़क का 11 किलोमीटर हिस्सा यहाँ लोगों के लिए जी का जंजाल बन गया है और मैत्रा कंगा मार्ग पर ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था न होने पर ये पूरी तरह से भारी पड़ रहा है और बार बार ब्लैक टॉपिंग किए जाने का भी फायदा नहीं हो पा रहा और आज तक पानी में यहाँ करोड़ों रुपए सरकार के बह गए हैं। यानी पूरी तरह से जो सड़क विभाग की तरफ से दावा पेश किया जाता है कि मुकम्मल तरीके से हर घर तक यहाँ सड़क पहुंचाने का काम किया जा रहा है, लोगों को सड़क की सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन जिला रामबन के अंदर मैत्रा कंगा मार्ग की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देखिए सड़क का एक किनारे से हिस्सा जो है वो टूट चुका है, जिसकी वजह से जी का जंजाल लोगों के लिए यहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रामबन से हमारे संवाददाता नदीम जुड़ चुके हैं। नदीम, क्या कुछ अपडेट है, आखिर क्यों यहाँ पर सड़क विभाग की तरफ से काम नहीं किया गया?
बिल्कुल, देखिए आशा, मैं आपको एक चीज बता दूं कि गोल्ड रामबन सड़क है, जिसके फर्स्ट अगर 10 किलोमीटर हम बात करें तो वहां पे कहीं न कहीं लैक ऑफ ड्रेनेज सिस्टम है। अगर पानी की निकासी का वहां पे बेहतर इंतजाम होता है, जहां पे अगर कलवट की जरूरत थी कलवट लगाया जाता, जहां पे ड्रेन की जरूरत थी अगर वो ड्रेन बनाई जाती, तो कहीं न कहीं पानी जो है ड्रेन पर बैठा कलवट के जरिए से निकासी हो जाती, सड़क का नुकसान नहीं। हमने देखा कि इस सड़क पर ब्लैक टॉपिंग का काम हर बार लगभग होता रहता है। अब की बार भी लगभग 3-4 महीने पहले यहाँ पे ब्लैक टॉपिंग का काम हुआ, लेकिन जब मौसम खराब होता है, बारिशें होती, तो सारा का सारा पानी बजाय नालियों के, ड्रेन के और कलवट के वो सड़क पर बहता है। जब पानी सड़क पर बहे तो एक चीज तो हम ये कहेंगे कि सड़क पर जो ब्लैक टॉप किया होता है, जो मैग्डम होता है, वो ज्यादा देर तक टिकता नहीं। और दूसरी तरफ जब गाड़ियां चलती है तो इस सड़क पर पैदल भी लोग चलते हैं, तो उनके सामने भी कई तरह की परेशानियां होती है। बीकन के पास ये रोड है, लेकिन बीकन हुकाम हम देख रहे हैं कि मुसलसल कहीं न कहीं काम तो कर रहा होता है, लेकिन वो काम दिखता नहीं। हालांकि उनकी लेबर्स हम देखते हैं कि जरूर सड़क पर दिख रही होती है। हर बारिश के बाद जो है कहीं न कहीं रोड पर से मलबा हटाया जाता है, लेकिन मलबा इसी वजह से वहां पर आता है क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम है नहीं, और जब सॉइल इरोजन होगा तो जाहिर सी बात है सड़क पर जो है मिट्टी भी आएगी, लेकिन पानी भी आएगी। क्या किसी सड़क विभाग के आला अधिकारी से कोई बातचीत हुई है? कब तक इसका हल किया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए आशा, ये जो बीकन के हुकाम है उन्होंने ये कहा था, क्योंकि पिछली बार भी जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि जनाब हम तो जल्द से जल्द इन तमाम चीजों को क्लियर करेंगे, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ। यकीन दहानियां हुई थी कि जनाब 3 महीने का टाइम दे दीजिएगा। इस रोड का काम बीकन की तरफ से किया जाना था या फिर रोड विभाग की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए आशा, ये तो बीकन की रोड है, बीकन ने ही इस पे काम करना था, और उन्होंने ये कहा था कि जहां कहीं भी हमें प्रॉब्लम देख रही है, जहां हम प्रॉब्लम देख रहे हैं, हमने इन चीजों को आइडेंटिफाई किया है, एरियाज को आइडेंटिफाई किया है, कहीं ऐसे नाले भी हैं, नदी नाले सड़क पर से गुजर होके जाते हैं जहां पर कलवट की जरूरत है या फिर ब्रिज की जरूरत है, तो हम उन तमाम चीजों को देखेंगे और जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे कि जहां कलवट की जरूरत है वहां पे कलवट लगाया जाए, ड्रेनेज सिस्टम को भी बेहतर बनाएंगे ताकि सड़क जो है वो ज्यादा देर तक चले, जो मैग्डम इस पर बिछाया जाता है वो ड्यूरेबल हो। लेकिन अभी तक हमें कोई काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि नदीम हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से बीकन की तरफ से ये काम किया जाना था और सड़क की खस्ता हालत का खामियाजा आम जनता को यहां पर भुगतना पड़ रहा है, जहां पर ध्यान देने की काफी हद तक जरूरत है। आगे बढ़ जाएंगे और देश में यहां राष्ट्रीयकृत बैंकों के निजीकरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा संसद में अध्यादेश लाने के खिलाफ इंडियन बैंक एसोसिएशन एंड यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर जम्मू कश्मीर में भी बैंककर्मी 2 दिनों की हड़ताल पर चले गए हैं और जम्मू में ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन के बैनर तले बैंक कर्मियों ने प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन के महासचिव हरेंद्र अरोड़ा ने इस कदम की निंदा करते हुए कहा कि सरकार ये फैसला लेकर बैंकों को और पूंजीपतियों के हाथों में यहां पर सौंपने का काम कर रही है। हरेंद्र अरोड़ा ने बताया कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अहम भूमिका निभाई और मौजूदा समय में भी निभा रही है। Long live government down government down। लंबा चौड़ा यहाँ पर प्रोग्राम था, पर जब बातचीत जब फेल होगी तो हमारी ये 2 दिन की स्ट्राइक की कॉल दी गई है। इसका स्ट्राइक का ये मकसद है कि जो बैंकों का प्राइवेटाइजेशन है उसको हम टोटली अपोज कर रहे हैं। आपको पता होगा कि 1969 और 1980 में 14 बैंक और 6 बैंक नेशनलाइज हुए थे। तब तक बैंकिंग जो थी सुविधाएं थी वो सिटी तक सीमित थी, शहरों में ही सीमित थी। रूरल की जो हालत थी बहुत बुरी हालत थी। किसानों की आप देखिए, मनी लेंडर के क्लचेस में किसान हुआ करते थे। बैंक जो होते थे तब ये काशीनाथ सेठ बैंक हो गया, ये कुछ इस प्राइवेट नाम से बैंक हुआ करते थे। इनकी जो सुविधाएं थी, जो बैंकिंग सुविधाएं थी, ये सिर्फ कुछ ही लोगों तक सीमित रहती थी। लेकिन नेशनलाइज के बाद बैंकों का एक्सपेंशन हुआ है। आज की डेट में हमारा 32% जो ब्रांचेज हैं हमारी रूरल एरिया में ऑपरेट कर रही हैं। इसमें हम लोगों ने छोटे छोटे लोन, एग्रीकल्चर लोन, दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के लोन, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है रूरल में दिए हैं, शहरों में बड़े लोन दिए हैं, लोगों को बैंकिंग सुविधाएं दी हैं और एक प्लेटफॉर्म पे हमने इंडिया को एक इकोनॉमी में ग्रो करने में बहुत बड़ा बैंकों का योगदान रहा है। इसका नतीजा आपने पीछे देखा ही है कि प्राइवेट बैंकों का हाल क्या हुआ है। अभी देखिए, लक्ष्मी विलास बैंक, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, पीएमसी बैंक, बहुत सारे कॉर्पोरेट बैंक और रिसेंटली यस बैंक का हाल देखिए क्या हुआ है। चंद कॉर्पोरेट्स मिले हैं और ये लोग जो इनका जो है बैंकों का बटा दिया गया है। एनपीए लोन से बैंक नहीं डूबते हैं, बैंक डूबते हैं कॉर्पोरेट्स, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के। डीएचएफएल, एचडीआईएल, डीएचएफएल 1,25,000 करोड़, भूषण स्टील 65,000 करोड़, माल्या 15,000 करोड़, नीरव मोदी और ये गीतांजलि जेम्स 40,000 करोड़।
एक पेन बनाने वाली कंपनी रोटो पैक पेन 25,000 करोड़, ये इन लोगों से बैंक डूबते हैं। 1,00,000-2,00,000 से बैंक नहीं डूबते हैं। ये जो गवर्नमेंट की जो साजिश है, एक तरह से दोबारा इन्हीं अपना जो है कॉर्पोरेट्स को बैंक बेचने जा रही है, जो कि आम आदमी के हाथ से सुविधाएं खत्म होंगी। हम इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। आज की डेट में आपने देखा कि पिछली गवर्नमेंट की स्कीम थी स्वनिधि योजना, इसमें हम रेडी वाले को, टांगे वाले को 5,000 10,000 का लोन देते हैं। आज और कल की हमारी 2 दिन की स्ट्राइक है जो प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट है। मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि हम लोग हमेशा सरकार के भाषणों में सुनते हैं कि हमने इतने जनधन खाते खोल दिए, हमने इतनी मुद्रा योजनाएं, इतना अमाउंट हमने मुद्रा योजना में वो कर दिया। आप मुझे ये बताइए कि ये करने वाले कौन है? ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स ही हैं, इसमें प्राइवेट बैंक्स का बिल्कुल भी हाथ नहीं है। जो ज्यादा काम किया है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने किया है। और ये आज जो ये हमारे प्राइवेटाइजेशन, ये हमारी अस्तित्व और आत्मविश्वास की बात है, जिसका हम पुरजोर विरोध करेंगे और इसके खिलाफ हम लड़ेंगे। तो जम्मू के जीएमसी अस्पताल में कोरोना से संक्रमित 3 और मरीजों को यहां भर्ती किया गया है। ये मरीज यहां पर भर्ती हुए हैं। इन मरीजों के जीएमसी पहुंचने के साथ ही इस अस्पताल में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 12 हो गई है। और अच्छी खबर यह है कि यहां पहले से भर्ती एक मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुका है। और बात करें अगर डीआरडीओ अस्पताल की, तो वहां पर भी फिलहाल सिर्फ उन अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को ही भर्ती किया जा रहा है जो यहां पहुंचने पर कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। और डीआरडीओ अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या फिलहाल 3 बताई गई। अभी कुल मिला के हमारे पास 15 पेशेंट्स हैं, जिनमें से 12 पेशेंट्स जो हैं वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर वाले हॉस्पिटल में हैं और 3 पेशेंट्स हमारे जो हैं वो डीआरडीओ हॉस्पिटल भगवती नगर में एडमिट हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो डीआरडीओ हॉस्पिटल भगवती नगर है, वो जो फॉरेन ट्रेवलर्स हैं जो पॉजिटिव आते हैं, उनके लिए हमने वहां रखने की जो है सुविधा रखी है एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। एंड उसमें से 2 पेशेंट्स जो 7th को आए थे, सो एज पर गाइडलाइंस आज हमने उनकी सैंपलिंग भेजी हुई है। कल उनका 10th डे हो जाएगा, तो अगर उनका वो दोनों नेगेटिव होंगे तो कल हम उनको डिस्चार्ज करेंगे। जो तीसरा पेशेंट है फॉरेन ट्रेवलर, वो 9th को आए थे, तो उसके मुताबिक 18th को हम उनका आरटीपीसीआर रिपीट करेंगे। अगर वो भी नेगेटिव होंगे तो 19th को हम उसको डिस्चार्ज करेंगे। हमारे पास टेस्टिंग की, ट्रीटमेंट की जो बेहतरीन फैसिलिटीज हैं वो हमारे सेटअप में वो उपलब्ध हैं। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके लाइफ में आती है तो आप जरूर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आइए और अपना टेस्ट करवाइए और ट्रीटमेंट करवाइए। तो पिछले कुछ दिनों से जम्मू के आरिसपुरा इलाके में पड़ रही धुंध और कोहरे ने जहां आम जनजीवन को प्रभावित कर दिया है, वहीं इस धुंध और कोहरे की वजह से फसलें भी बुरी तरह से प्रभावित हो गई हैं। और किसानों के मुताबिक यहां धुंध और कोहरे से उनकी सब्जियों की फसल खराब हो रही है। और यही नहीं, कोहरे से गेहूं की फसल पर भी येलो रेस्ट का खतरा मंडरा रहा है। ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੋਹਰਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਰਸਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਆਰਸਪੁਰਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਕੋਹਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਟਰ ਵਗੈਰਾ। ਇਸ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸੜ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। तो जम्मू कश्मीर में शिक्षा के बुनियादी ढांचे की खस्ता हालत का असर सरकारी स्कूलों पर साफ दिखता हुआ नजर आ रहा है। सरकारी स्कूलों में यहां बच्चों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। कुछ जगहों पर तो यहां सरकारी स्कूल बंद ही हो चुके हैं और कई जगहों पर बंद होने की कगार पर हैं। तो ऐसे ही खस्ता हालत का शिकार है जम्मू की गोल गुजराल का गवर्नमेंट हाई स्कूल, जिसकी इमारत को पीडब्ल्यूडी ने यहां अनसेफ घोषित कर दिया है। लेकिन अभी तक इस इमारत को गिराया नहीं गया, जिससे कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय सरपंच के मुताबिक यहां पर स्कूल के स्टाफ ने भी इस इमारत को गिराकर यहां नई इमारत बनाने की मांग की है। जो है जब से हम आए हैं हमने ऐसी ही कंडीशन में इसको देखा है और इसको डिमोलिश करने के लिए हमारे जो हैं ये हमारे सरपंच साहब, ये भी जो हमने देखा है कि हमारे जीएचएस गोल गुजराल में काफी इन्होंने अच्छा यो वर्क है वो किया है गोल गुजराल के लिए। अब हमारा यो मतलब कि यही है कि जिस तरह हमारे ये आप फ्रंट में देख रहे हैं बिल्डिंग बनी हुई है अच्छी सी,
इसी तरह हमारी ये भी बिल्डिंग जो है अच्छी से बने, ताकि हमारे जो स्कूल में विद्यार्थी, जब अभी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं कोविड की वजह से, जब हमारे विद्यार्थी स्कूल में आए तो अच्छे से वो उनको जो है एक अच्छी बिल्डिंग जो है हमारे स्कूल में मिले, जैसे फैसिलिटीज सारी मिले, जैसे कि हमें प्राइमरी विंग के लिए एक अच्छा कमरा मिले और भी कंप्यूटर लैब वगैरह जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसके तहत जो हमारे बच्चे जो हैं वो पढ़ सके। ऐसी जो है शिक्षा प्रणाली जो अभी नई हमारे प्रधानमंत्री जी ने लागू की है, उसके तहत जो है हमें सारी फैसिलिटी स्कूल में जो है वो प्रोवाइड की जानी चाहिए। मैं सरपंच पंचायत हल्का गोरसलाल। जो आप ये स्कूल की कंडीशन देख रहे हो, इतनी बैड कंडीशन है कि पीडब्ल्यूडी ने तो इसको बिल्डिंग को अनसेफ कर दिया है, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ऐसा हमें फर्ज नहीं दिए जा रहे कि इस बिल्डिंग को हम ठीक कर सकें। बच्चों की स्ट्रेंथ कहां से आएगी? अभी सभी लोग बोल रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं पढ़ रहे, स्कूल की इतनी खस्ता हालत है, इसमें बच्चे कहां से आएंगे? और हमारी सरकार से अपील है कि इस बिल्डिंग को अनसेफ तो हम कर रहे हैं, इसको अनसेफ तो हो ही है, पीडब्ल्यूडी कर ही दी है, और जल्दी इसकी हम जो इसका एक्शन करके इस बिल्कुल डिसमेंटल करेंगे। हमारी सीईओ साहब से, डायरेक्टर साहब से ये अपील है कि इसके फंड इश्यू करके जल्दी से जल्दी इसको रेनोवेट किया जाए, स्कूल को नई बिल्डिंग इसकी बनाई जाए। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।